ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके वीडियोस शुरू से देखिए, सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले जितने भी सीरीज है वो पूरा देखिए, तब आपको अकाउंटेंसी समझ में आएगी। बिना इन वीडियोस को देखे, यानी इस चैप्टर के वीडियोस को देखे आप आगे यदि पढ़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हम पूरा सिलेबस यहाँ करवाएंगे। तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी 11th क्लास की। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 जो था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और आज पढ़ रहे हैं हम, यानी कि 2-3 वीडियो से पढ़ रहे हैं हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है चैप्टर 2। अब चैप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग दिया, अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें बताइए आपको। और जो ये चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें हम बता रहे हैं कि अकाउंटेंसी में पढ़ते समय हमें बहुत सारे शब्दों से गुजरना पड़ेगा। उन शब्दों का मतलब हम आपको पहले ही बता देते हैं ताकि उस समय आपको कठिनाई ना हो। तो अब तक मैं बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मैं अकाउंटिंग में यूज होंगे वो मैं बता चुका हूँ। तो वो सारे टर्म्स जो मैं बता चुका हूँ उनके लिए आपको मेरे पिछले वीडियोज़ जो है वो देखने पड़ेंगे। और आज जो मैं टर्म्स बताने वाला हूँ उन टर्म्स में सबसे पहले मैं बात करूँ तो आज बताने वाला हूँ आपको ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल के बारे में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल कहते किसे हैं? ट्रेड रिसीवेबल से आपको पता लग रहा होगा कि रिसीव होने योग्य, जो हमें रिसीव होना है, जो हमें रिसीव होना है वो रिसीवेबल होता है, यानी हमें मिलना है ना, रिसीव होने योग्य। तो ऐसा पैसा जो हमें रिसीव होना है तो उसे कहेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेएबल किसे कहेंगे? ऐसा अमाउंट जो हमें पे करना है तो उसे पेएबल कहेंगे। अब मैंने क्या लिखाया है डेफिनेशन में, मतलब मीनिंग में, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ द अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो रिसीव होना है। कहाँ से रिसीव होना है? कस्टमर से। कस्टमर कौन है? जिनको आपने माल बेचा था उनसे। क्या कस्टमर ने उसी टाइम पैसे नहीं दिए? यदि कस्टमर ने उसी टाइम पैसे दे दिए होते तो रिसीवेबल तो होता ही नहीं ना भाई, वो तो फिर रिसीव्ड हो जाता, फिर वो तो रिसीव्ड हो जाता। पर हमने माल तो बेच दिया है पर पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएगा? रिसीवेबल। तो कस्टमर से हमें पैसे लेने हैं, किस चीज़ के लिए लेने हैं पैसे? फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो माल आपने उधार बेचा है उनको, उनके पैसे यदि आपको लेने हैं अभी भी तो वो कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। और माल बेचा होना चाहिए तो ही ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। यदि कुछ और बेचा है उसके पैसे नहीं मिले हैं तो वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं कहलाएगा, हालांकि वो भी एसेट्स है पर वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं कहलाएगा। इसके अंदर 2 चीज़ों का टोटल करते हैं हम, एक डेटर्स का और एक बिल्स रिसीवेबल का। अभी डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स उन लोगों को कहते हैं जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं और हमने उनको उधार माल बेचा है। तो डेटर इज द पर्सन, डेटर वो व्यक्ति है। अब व्यक्ति 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है और एक नेचुरल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन कहलाता है जो जिसने इस धरती पे जन्म नहीं लिया है, तो उसको बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है इंसानों के द्वारा। जैसे कंपनियां होती है तो कंपनियों का अपना एक नाम होता है, अपनी एक पहचान होती है, तो इसका मतलब वो भी पर्सन है। तो ठीक है, तो कंपनी भी अपने आप में एक पर्सन है, पर कंपनी ने जन्म थोड़ी लिया इस धरती पे, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो नेचुरल हो, जिसने धरती पे जन्म लिया है, जो मतलब इंसान है, तो उसे कहेंगे आप नेचुरल पर्सन। तो डेटर इज द पर्सन, डेटर पर्सन है। अब कोई सा भी पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है या फिर नेचुरल भी हो सकता है। हु ओज अस, मतलब वो हमारा कर्जदार है। इट मीन्स वो पर्सन जिसको हमने माल बेचा है उधार में, जिसको हमने माल बेचा है उधार में, तो उसको क्या कहेंगे? डेटर। जब वही डेटर जिसको हमने माल उधार में बेचा है, वही डेटर एक कागज पे लिख के हमें दे देता है कि भाई साहब हम आपको पैसे दे देंगे, और स्टैंप लगा के कागज पे लिख के वो हमें दे देता है, तो वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। तो बिल्स रिसीवेबल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है।
बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट होता है जो डेटर से हमें रिसीव होता है, ठीक है। तो वो बिल्स रिसीवेबल, कुछ लेटर्स ऐसे हो सकते हैं भाई जिन्होंने बिल लिख के दे दिया है तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। कुछ डेटर ऐसे हैं जिन्होंने लिख के नहीं दिया है पर हाँ हमने माल बेचा है उनको, तो वो डेटर ही कहलाएंगे, वो बिल्स रिसीवेबल नहीं कहलाएंगे जब तक कि वो स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं देते हैं तब तक। आइए अब हमारे पास ट्रेड पेबल की बात करते हैं। ट्रेड पेबल किसे कहते हैं? ट्रेड पेबल, भाई पेबल का मतलब देना है, पेबल का मतलब देना है और रिसीवेबल का मतलब लेना है, ठीक है। पेबल का मतलब देना है और रिसीवेबल का मतलब लेना है। तो अब दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, पेबल भी हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है। पर पेबल कब होगा? पेबल तब होगा, इट इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट है पेबल टू सप्लायर। सप्लायर कौन? जिन्होंने हमें कुछ न कुछ दिया है। क्या दिया है? या तो उन्होंने गुड्स दिया है या फिर उन्होंने सर्विसेज दी है, ठीक है। या तो गुड्स दिया है या सर्विसेज दी है, तो उसे हम ट्रेड पेबल किया कहेंगे। और यदि मान के चलो हमने किसी से असर्स खरीदा मशीनरी वगैरह, तो उसे भी ट्रेड पेबल्स कहेंगे। नहीं, वो लायबिलिटी तो है पर वो ट्रेड पेबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रेड पेबल के लिए नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज जो है, जो आपके डे टू डे बिजनेस में यूज होते हैं, वो खरीदना जरूरी है। तो इट इज द टोटल ऑफ, ट्रेड पेबल में दो चीजें जोड़ते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में आपने दो चीजें जोड़ी थी, कौन कौन सी दो चीजें जोड़ी थी? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ऐसे ही क्रेडिटर के अंदर दो चीजें जोड़नी है, एक ट्रेड पेबल में दो चीजें जोड़नी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्रेडिटर्स वो व्यक्ति है टू whom we owe, या वो व्यक्ति है जिनके हम कर्जदार हैं, जिससे हमने उधार लिया है। इट मीन्स persons from whom we purchase goods on credit। उन लोगों से जिनसे हमने माल उधार में खरीदा है वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएंगे, ठीक है। बिल्स पेबल किसे कहते हैं? वही इंस्ट्रूमेंट जो किसके लिए बनाया गया? उधार खरीदने के लिए यदि इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है तो उसे कहलाएगा, उसे कहेंगे हम बिल्स पेबल, ठीक है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उधार में तो वो ट्रेड पेबल होगा, और यदि गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं उधार में तो वो ट्रेड रिसीवेबल होगा, ठीक है। चलिए आगे के टर्म्स पढ़ते हैं। तो अब मुझे जो पढ़ाना है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, वो आगे के टर्म्स में पढ़ा दूं आपको। तो आगे के टर्म्स में कॉस्ट है, वाउचर्स है, डिस्काउंट है और बैड डेट्स है। कॉस्ट, वाउचर्स, डिस्काउंट और बैड डेट्स, ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट किसे कहते हैं? देखो, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी उसके ऊपर खर्चा हुआ है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी उसके ऊपर खर्चा हुआ है उसे हम उसकी कॉस्ट कहेंगे। जैसे मान के चलो ये मार्कर है, मार्कर मार्केट में मिलता है 25 रुपए का, पर इसके ऊपर टोटल मैन्युफैक्चरिंग करते समय जितना भी खर्चा आया है वो उसका क्या कहलाएगा? कॉस्ट। अब यदि कोई इसे रीसेल कर रहा है तो रीसेल के लिए जितना उसने खरीदा है, भाड़ा वाड़ा दिया है, वो जो इसके ऊपर खर्च किया वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट। तो जितना इसके ऊपर खर्च किया गया है, अब हर आदमी के लिए अलग अलग कॉस्ट है भाई, सुन ले मेरी बात। मैन्युफैक्चरर जो है उसके लिए इसकी कॉस्ट अलग होगी, और जो दुकानदार तुम्हें ये बेच रहा है उसके लिए इसकी कॉस्ट अलग होगी। ये पर्सन टू मतलब स्टेप टू स्टेप डिपेंड करता है कि कॉस्ट इसकी क्या होगी। जो मैन्युफैक्चरर है उसने इसे 10 रुपये में बनाया तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपये। और उसने आगे बेच दिया दुकानदारों को 15 रुपये में, तो दुकानदारों ने इसे 15 रुपये में खरीदा, और इसके ऊपर मान के चलो भाड़ा वगैरह दिया, 1 रुपये का भाड़ा रख लो, 16 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट कितना हो गया दुकानदार के लिए? 16 रुपये, और दुकानदार ने इसको बेच दिया आगे 25 रुपये में, ठीक है। तो 25 रुपये जो है वो सेल प्राइस है दुकानदार के लिए, और मैन्युफैक्चरर के लिए सेल प्राइस कितना है? 15 रुपये, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपये में बनाया था,
और उसने दुकानदार को कितने में बेचा था? 15 रुपये में। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट है 10 रुपये और सेल प्राइस है 15 रुपये। फिर वो 15 रुपये उसके लिए कॉस्ट बन जाती है जिसने उसे खरीदा है, अब वो आगे उसे बेच देता है तो वो सेल प्राइस हो गई। चलो, यही बात मैंने इसे लिखा है। कॉस्ट जो है वो अमाउंट है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम और सर्विसेज, किसी भी पर्टिकुलर आइटम या सर्विसेज के मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए, लिख लेना परचेज, मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर परचेज करने के लिए खर्च किया गया वो अमाउंट क्या कहलाएगा? कॉस्ट। बाकी डेफिनेशन ये भी पूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं तो वाउचर की बात करते हैं। वाउचर किसे कहते हैं? वाउचर एविडेंस होता है। किस चीज का एविडेंस? एविडेंस को हम हिंदी में कहते हैं सबूत। ठीक है, एविडेंस को कहते हैं सबूत। अब ये सबूत का क्या मतलब है? सुनिए मेरी बात। यदि अकाउंटेंसी का कोई सबूत ना हो, अकाउंटिंग करने का कोई सबूत ना हो, तो आदमी कुछ भी लिख सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे मान के चलो कि मैंने तुम्हें भेजा कि भाई साहब ये मार्कर खरीद के ले आओ। तुम गए मार्केट से मार्कर खरीदने के लिए और तुमने लाके मुझे मार्कर दे दिया और मुझे कहा कि भैया ये 50 रुपये का मार्कर है। तुमने क्या कहा? 50 रुपये का मार्कर है। तो मैं क्या लिखूंगा? बुक्स में लिख दूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं भाई। तुमने कहा 50 रुपये, तो मैं लिख दूंगा अपने बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि भाई मैंने मार्कर खरीदा कितने का? 50 रुपये का। ये रिकॉर्ड कर दूं। पर एक बात बताओ, क्या ये 50 रुपये रिकॉर्ड करना सही है? बिल्कुल नहीं। कोई सबूत है कि वो 50 रुपये का है? नहीं है। तो ऐसे तो आदमी कुछ भी रिकॉर्ड कर देगा। कोई आदमी कहेगा मैं तो मार्कर 500 रुपये का खरीदा है, कोई कहेगा 5000 का खरीदा है मैंने, उसकी मर्जी, कुछ भी चलेगी। तो ऐसा थोड़ी होता है। आपने जो चीज़ खरीदा है या जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ट्रांजेक्शन्स हैं, उन ट्रांजेक्शन्स के कुछ सबूत होते हैं। तो उन लेन देनों के सबूतों को ही क्या कहते हैं हम? वाउचर्स। अब जब मैंने तुम्हें भेजा कि भाई मार्कर खरीद के ला दो, तो तुमसे मैं मांगूंगा कि ला बिल दिखा। जैसे तूने कहा 50 रुपये का, तो मैं क्या कहूँगा? ला मेरे को बिल दिखा कि 50 रुपये का है या नहीं है। तो तुमने कहा बिल तो दिया नहीं उसने। मैं बोला भाग के जाओ बिल लेके आओ। तो तुम जाओगे और बिल लेके आओगे, फिर मुझे दिखाओगे कि देखो इस पे लिखा है 50 रुपये। तो वो मेरे पास सबूत हो गया ना। कल को कोई भी मेरी किताबें देखेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, अकाउंट्स देखेगा और वो मुझसे बोलेगा कि भाई 50 रुपये का मार्कर कहाँ आता है, तो मैं उसको दिखा दूंगा, ये देखो बिल में लिखा है 50 रुपये। हाँ, यदि बिल गलत बना लिया हो तो उसकी गलती है, पर मेरे पास तो सबूत है ना। सबूत तो गलत। अब इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो सबूत गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसकी बात नहीं है। बट हमारे पास सबूत होना चाहिए। पर सारे सबूत गलत होंगे क्या? नहीं। कुछ यदि एक आध आपने मैनिपुलेट कर लिया, कुछ नकली बनवा लिया बिल, कुछ ऐसे लिखवा लिया बिल, तो एक आध बिल चलो मान लिया, पर सारे थोड़ी ना आप गलत बनवा के बैठोगे। तो वाउचर्स जो होते हैं वो सबूत होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कि लेन देन हुए हैं। इट मीन्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं उनका बेस होता है वाउचर, उनका आधार होता है वाउचर। यानी आपने वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड किया है। डिस्काउंट किसे कहते हैं? डिस्काउंट आपने सुना भी होगा। आप सामान खरीदने जाते हो, जनरली कपड़े खरीदने जाते हो या कोई और चीज़ें खरीदने जाते हो, तो आप उसको कहते हो कि भाई साहब थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, है ना। और कभी कभी कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मांगते हैं। जैसे हाँ, जैसे तुम्हारी मम्मी तो यदि तुम्हारे कपड़े खरीदने जाए, मम्मी यदि तुम्हारे कपड़े खरीदने जाए तो दुकानदार ने यदि कह दिया कि भाई ये शर्ट 1000 रुपये की है, 150 रुपया, ठीक है, तो मम्मी कहेगी 300 रुपये में दोगे तो दे दो, 200 रुपये में दोगे तो दे दो। यानी कि वो डिस्काउंट मांग रही हैं, है ना।
हालांकि हैवी डिस्काउंट है पर मांग रही हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, प्राइस में से कुछ कम कर दो भाई, यही डिस्काउंट है। प्राइस में से कुछ भी रिड्यूस कर देता है बेचने वाला तो वो डिस्काउंट है। यही बात हमने यहाँ लिखी है, इट इज द अमाउंट ऑफ रिडक्शन फ्रॉम सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सेल प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें से जितना भी घटा दिया गया है वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा। डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं बट्टा, ठीक है। अब डिस्काउंट भी दो प्रकार के हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आदमी पैसे देता है, उस समय हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात समझिए, मैं एक होलसेलर हूँ, किन चीज़ों का, किताबों का, कॉपियों का, मैं होलसेलर हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे दुकान वालों को सामान बेचता हूँ। बात है, समझिए। अब ध्यान देना, एक एक चीज़ सही से समझाएंगे। अब ये जो कॉपियाँ मेरे पास है रखी हुई, इन कॉपियों का MRP है 100 रुपये। मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपये। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना, छपा हुआ मूल्य कितना है इसका, 100 रुपये। यानी इस कॉपी के ऊपर जो छपा हुआ मूल्य है, कहाँ गई कॉपी, हाँ ये रहा, ये कॉपी के ऊपर जो छपा हुआ मूल्य है वो 100 रुपये है। अब इसका मूल्य 100 रुपये छपा हुआ है भाई, और खरीद कौन रहा है, दुकानदार दूसरा वाला जो आगे जाके उसे बेचेगा। तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो 100 रुपये की कॉपी है, 100 रुपये इस पे छपा है, यानी कि तुम इसे कितने में बेचोगे, 100 रुपये में। पर तुम तो आगे बेचोगे तो तुम्हें भी तो कुछ मुनाफा कमाना है ना, है ना। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, तुम 100 रुपये की कॉपी 100 क्वांटिटी खरीद रहे हो, 10,000 रुपये का माल मुझसे खरीद रहे हो, मैं तुम्हें कुछ छूट दे देता हूँ ताकि तुम प्रॉफिट कमाओ आगे बेच के इसे, ताकि तुम उसे आगे बेच के प्रॉफिट कमाओ, सस्टेन कर सको। तो मैंने कहा 10% मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे प्रॉफिट कमाने के लिए, तो तुम मुझे कितना दे दो, 9,000 रुपये दे दो। बात आ रही है समझ में। मैं होलसेलर दुकान वाला, मेरे पास एक रिटेलर आया, रिटेलर ने कहा कि भाई साहब कुछ कॉपियाँ चाहिए। मैंने कहा कितनी चाहिए, उसने कहा 100 चाहिए। मैंने कहा एक कॉपी 100 रुपये की है, तो इस हिसाब से 100 कॉपी जो है 10,000 रुपये की है। तो वो कहता है भाई साहब मुझे तो आगे भी बेचना है इसको, कुछ तो छोड़ोगे। मैंने कहा हाँ भाई मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे यदि तू खरीदेगा तो आगे बेच के प्रॉफिट क्या कमाएगा। तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है 10% मैं तुम्हारा छोड़ देता हूँ। 10% 1,000 रुपये छोड़ दिया, तो बाकी बचा 9,000 रुपये, वो मुझे दे दो, ठीक है। यानी 1,000 रुपये की कॉपियाँ तुम बेचोगे तो उसमें से 1,000 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट होगा। सॉरी 10,000 का कॉपी बेचोगे, 1,000 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट होगा। 9,000 मुझे दे दो, है ना। तो उसने कहा ठीक है 9,000 मैं आपको दे देता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई जल्दी दो। तो जब 9,000 रुपये वो मुझे देने लगा, जब 9,000 रुपये वो मुझे देने लगा, तो मैंने उससे, जब 9,000 रुपये वो देने लगा तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब 100-150 रुपये चाय पानी का छोड़ दो, थोड़ा बहुत दूर से आए हैं आपके पास कॉपी लेने। मैंने कहा चल तू भी क्या याद रखेगा, 200 रुपये तू और कम दे दे, चल इससे कम नहीं करूँगा, 8800 रुपया दे दे। कितना दे दे? तो मैंने इसको 2 बार पैसे छोड़े हैं भाई साहब, एक बार नहीं छोड़ा है, 2 बार। एक बार कितना कम किया इसका पैसा, 1,000 रुपये, और एक बार कितना कम किया है, 200 रुपये। ये जो 1,000 रुपये मैंने कम किया है ना, ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और ये जो 200 रुपये कम किया है मैंने, इसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, CD और TD। ऐसा डिस्काउंट जो कि आपने आगे बिजनेस करने के लिए उसे दिया है, ठीक है, वो आगे जाके उसे बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। उस डिस्काउंट को क्या कहेंगे हम, TD, कैश ट्रेड डिस्काउंट।
और ऐसा डिस्काउंट जो आपने दे दिया, चलो छोड़ दिया, पैसे देते समय उसने कुछ पैसे और छोड़ दिए पैसे देते समय, और वो कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पैसे दोगे, और ट्रेड डिस्काउंट तो तभी भी मिलेगा यदि आप कहते हो भाई अभी पैसे नहीं है बाद में दूंगा, चलो कोई नहीं 9,000 रुपये तो मुझे बाद में दे देना। तो यानी ट्रेड डिस्काउंट तो फिर भी मिलेगा उधारी में भी, पर कैश डिस्काउंट तब नहीं मिलेगा उधारी में। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पैसे मुझे देते हो। ठीक है, तो यही बात मैंने यहां लिखी है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड। कैश डिस्काउंट तब देते हैं फॉर टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट के लिए। इट इज एक्सपेंस, ये एक्सपेंस होता है, एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ये खर्चा माना जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर, बेचने वाला देता है उसे, टू कस्टमर फॉर परचेजिंग बल्क क्वांटिटी, होलसेल में सामान खरीदता है तो। और इट इज जनरली अलाउड, ये जनरली दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को जो आगे उसे रीसेल करेगा। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बात समझ में आई? तो यानी ये 200 रुपये आप खर्चा मानोगे, पर ये 1000 रुपये का आप खर्चा नहीं मानोगे। 200 रुपये जेब से गया। ठीक है, 200 रुपये हमारे जेब से गए, और 1000 रुपये तो देना ही देना था भाई, क्योंकि वो आगे जाके बेचेगा तो 1000 रुपये का तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो तो खर्चा देना ही था। आगे की बात है बैड डेट्स। बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। डेट का मतलब डेटर। बताओ बुरा डेटर किसे कहेंगे? डेटर मतलब वो व्यक्ति जिससे मुझे पैसे लेना है। डेटर का मतलब वो व्यक्ति जिससे मुझे पैसे लेना है। तो बुरा डेटर कौन कहलाएगा? जो दे नहीं रहा, जो हमारे पैसे लेके भाग गया, अब मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, अब मिल भी नहीं रहा है बंदा, ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है, फोन उठाओ, फोन करो, फोन काट दे रहा है, वो बुरा डेटर है। तो बुरे डेटर को लिखेंगे बैड डेट्स इज अमाउंट। बैड डेट्स वो पैसा है जो इररिकवरेबल है फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से अब नहीं मिलने वाला। तो इट इज लॉस फॉर दी बिजनेस, और ये लॉस है किसके लिए? बिजनेस के लिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। 2-4 कॉन्सेप्ट और इसके अंदर रह गए हैं जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, और फिर ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसके वीडियोस शुरू से देखिए, सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले जितने भी सीरीज है वो पूरा देखिए, तब आपको अकाउंटेंसी समझ में आएगी। बिना इन वीडियोस को देखे, यानी इस चैप्टर के वीडियोस को देखे आप आगे यदि पढ़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, और आगे भी आपको और वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, हम पूरा सिलेबस यहाँ करवाएंगे। चलिए, थैंक यू।